नमस्कार। आपका बंटी की श्रृंखला में अब हम इसके 10वें भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में 9वें भाग में हम भाग का जो अंत हुआ था वो बंटी को संभाल लेने के आश्वासन के साथ, डॉक्टर जोशी के आश्वासन के साथ वो भाग समाप्त होता है। और इस भाग की शुरुआत इस वाक्य से होती है कि मम्मी की शादी हो गई, यानी कि बंटी की उपस्थिति में डॉक्टर जोशी और शकुन ने शादी कर ली होती है। शादी को लेकर एक जो विचार या एक जो कल्पना बंटी के मन में थी, ये शादी उसे बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी। बहुत सादगी से ये शादी हुई थी। यही सोचते सोचते वो छत पर लेटा हुआ जिस शादी को वो मूर्त रूप में नहीं देख पाता, उसे वो अपनी कल्पनाओं में देखने की कोशिश करता है कि चारों तरफ वो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं और उसे कोई इधर से बुला रहा है, कोई उधर से बुला रहा है। तो उसने जिस तरीके की कल्पना की थी शादी को लेकर, जैसी उसने शादियां देखी थी कि उसमें नाच गाना होता है, बारात होती है, तरह तरह का खाना होता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने जाते हैं, उसे ये शादी बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी थी। वो इस शादी का मतलब भी नहीं समझ पा रहा था कि ये शादी से उसकी माँ की दूसरी शादी थी। तो उसको जितनी सादगी से वो करना चाहती थी उतनी सादगी से उसने की। तो बंटी यहाँ इस असमंजस में होता है कि जैसे सबकी शादियाँ होती है, मेरी मम्मी की शादी वैसी नहीं हुई है। इसी तरीके से बंटी जो है इस समय पर अपनी माँ को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उसकी माँ थोड़ी उसे और अधिक प्रसन्न नज़र आती थी। उनकी प्रसन्नता का कारण भी उसे पता था कि डॉक्टर जोशी उनके जीवन में है, इसलिए वे अब प्रसन्न रहती हैं। इसी बीच टीटू की अम्मा उनके घर आती हैं अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए और आकर शकुन को बधाई देती है उनकी शादी की, उनके नए जीवन में प्रवेश करने की। और साथ ही वो ये भी कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, बंटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, उसे भी पिता का साया मिलेगा, 2 भाई बहन मिलेंगे, नहीं तो ये अकेला ही घूमा फिरा करता था। जब टीटू की माँ शकुन को बधाई दे रही होती है तो वो शर्म से लाल हो जाती है और उनके चेहरे की इस लालिमा को बंटी बहुत अच्छे तरीके से देखता है और महसूस करता है कि माँ कुछ ज़्यादा लाल नज़र आ रही है, माँ का चेहरा बड़ा लाल नज़र आ रहा है टीटू की माँ की बात सुनकर। और इसके साथ ही जब यह अध्याय थोड़ा और आगे बढ़ता है तब बंटी इस बात को अपने माँ के मुंह से बार बार सुनता है कि बंटी बेटा तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो शकुन जो है, जिसने कि नए जीवन में प्रवेश कर लिया है, डॉक्टर जोशी को अपने जीवन साथी के रूप में अपना लिया है और अब जो अगला पड़ाव था उनके जीवन का वो था शकुन का अपने घर से डॉक्टर जोशी के घर में अपना स्थान परिवर्तन करना। वो स्थान परिवर्तन सिर्फ शकुन के लिए नहीं था बल्कि बंटी के लिए भी था। और बंटी उतना सहज महसूस नहीं कर रहा था इस स्थिति में जितनी सहज शकुन अपने आप को महसूस कर रही थी। उसे ये बहुत ही कष्टकारी लग रहा था कि उसे ये घर छोड़कर डॉक्टर जोशी के घर में चले जाना होगा। उसे बार बार ये बोला जाता रहा कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये सुनकर भी बंटी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, मन कहीं उसका थका हुआ सा महसूस करता है, हताश सा महसूस करता है। और फिर वो देखता है कि माँ जब बैठी हुई होती है, आधा उजाला और आधा अंधेरा, तब उसे कहीं ना कहीं कहानी की जादूगरनी याद आती हैं और डॉक्टर जोशी की दी हुई वो शीशी याद आती है जो उसकी माँ जो डॉक्टर जोशी उसकी माँ को देकर गए थे और जिसकी उपस्थिति में जो बंटी है वो हमेशा ही थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करता है। इसके बाद भी बार बार उसे ये कहा जाता रहा कि बंटी तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये बार बार उसको बोला जाना कहीं ना कहीं शकुन उसके मुंह से ये निकलवा लेना चाहती थी या उसके मन में ये डाल देना चाहती थी कि वो घर इस घर से बहुत अच्छा है। लेकिन शकुन ये नहीं समझ पा रही थी। उसके लिए घर का मतलब बड़ा घर या डॉक्टर जोशी का घर नहीं है। उसके लिए घर वो घर है जहाँ उसे सब कुछ अपना लगता है। उसे ना डॉक्टर जोशी अपने लगते हैं, ना उनके बच्चे उसे अपने भाई बहन लगते हैं और पिता का भाव तो उसके मन में उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। शकुन इस स्थिति को इसलिए भी नहीं समझ पाती है क्योंकि उसने डॉक्टर जोशी को अपने पति के रूप में वहाँ स्वीकार कर लिया है और उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है जिसे वो बहुत प्रफुल्लित मन से स्वीकार कर रही है और जिसमें बंटी एक द्वितीय इकाई की तरह उसके जीवन में इस वक्त मौजूद है। इसके बाद फूफी का किस्सा इस अध्याय में शुरू होता है जिसमें फूफी जो है बात करते हुए अपनी नाराज़गी व्यक्त करती हैं शकुन के प्रति
और साथ में ये भी कहती है कि साहब को लेकर मेरे मन में कैसा गुस्सा था ये तुम जानती हो, और आप तुमने भी यही किया। तुम लोग बड़े लोग हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी दुनिया कैसी होती है, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने इस बच्चे की तरफ तो देखना चाहिए था। तुमने कभी बंटी भैया की, वो बंटी को भैया कहकर संबोधित करती थी, बंटी भैया की का चेहरा तुम देखिए कैसा निकल आया है, उसके अंदर की जो भावनाएं चल रही हैं उसे फूफी बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। लेकिन शकुन उन चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन समझ कर भी उन्हें अस्वीकार कर रही थी, अनदेखा कर रही थी। वहीं बंटी की स्थिति को बताते हुए वो कहती है, फूफी शकुन से कहती है कि जवानी वैसे ही बहुत अंधी होती है, लेकिन अगर बुढ़ापे में प्रेम भाव मन में उबड़ता है तो वो महासत्यानाशी होती है। तो इस सत्यानाश का प्रभाव कहीं बच्चे के बचपन पर ना पड़ जाए, बच्चे के जीवन पर ना पड़ जाए, बंटी के जीवन पर ना पड़ जाए, इस बात से हमेशा ही फूफी जो है आशंकित रहती है। उसे शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ विवाह कर लेना और बंटी को इस तरीके से एक उपेक्षित करना उसे साफ नज़र भी आ रहा था और उसे बुरा भी बहुत लग रहा था। उसका बुरा लगने का कारण एक मानवीय संवेदना सिर्फ नहीं थी, बल्कि बंटी के प्रति उसके भीतर एक वात्सल्यपूर्ण भावना भी थी, जिसके तहत वो बंटी के बचपन को उजड़ते हुए देख रही थी। इसके बाद जब फूफी ने ये बात शकुन को बोली तो शकुन बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे डांट कर चुप करा देती है। लेकिन फूफी भी वहाँ बेबाकी से उसे उत्तर देते हुए कह देती है कि मैं आपके साथ उस घर में नहीं जाऊंगी और मेरा हरिद्वार जाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। फूफी के लिए और शकुन के लिए ये मात्र एक वाक्य था कि वह हरिद्वार चली जाना चाहती है, उसका हरिद्वार जाने के लिए उसका अरेंजमेंट करा दिया जाए। लेकिन बंटी के लिए वो मात्र वाक्य नहीं होता, बल्कि उसके लिए अपने घर का जो एक अपनत्व भाव जिससे इन दिनों उसे सबसे ज़्यादा मिल रहा था, उसका उजड़ जाना था। बंटी को ऐसा लगता है कि उसका ये वाक्य जो है बंटी को बहुत अकेला कर गया उस समय पर, और जब ये वाक्य बोलकर पीछे मुड़कर फूफी चली जाती है तो उसका चला जाना बंटी को बहुत असहज महसूस होता है। उसे लगता है कि आज फूफी ने जिस तरीके से ये बात बोली और फूफी जैसा कह रही है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, तो उसे अपना जीवन कहीं खाली सा नज़र आने लगा। और इसके बाद फूफी जो है चली गई और फूफी के चले जाने के बाद बंटी के भीतर अकेलापन और अधिक गहराता चला गया। इसके बाद वो याद करता है कि किस प्रकार फूफी जो थी वो क्या कहते हैं, रसोई में हमेशा लगी रहती थी, बर्तनों को समेटती रहती थी, धोती रहती थी। वो याद करता है कि जो क्षण उसका इस घर में अंतिम क्षण था, जिस समय उसे जाना था, उस समय भी उसने सभी बर्तनों को धोकर बहुत अच्छे से रसोई घर में संजोया था। वो बंटी मजाक में फूफी को ये बात बोला करता था कि जिस प्रकार बुलाकी राक्षस की जान उसके तोते की टांग में थी, उसी तरीके से फूफी तुम्हारी जान इस रसोई घर में बसती है। वो महसूस करता है कि फूफी तो यहाँ से चली गई है, लेकिन उसकी जान आज भी इस चूल्हे चौके में मौजूद है। वो फूफी का चला जाना बहुत सहजता के साथ स्वीकार नहीं कर पाता, हालांकि वो उससे बहुत लड़ता है, बहुत उसे खरी खोटी भी सुनाता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जब माँ उसके साथ नहीं होती थी, या माँ जब बदली हुई होती थी, या माँ जब डॉक्टर जोशी के साथ होती थी, माँ जब उदास होती थी, तब उसका जो एक साथी हुआ करता था वो सिर्फ फूफी ही हुआ करती थी। और ये सब याद करते करते उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। उसे वो क्षण भी बहुत सजीवता से उस वक्त याद आता है कि जब प्लेटफॉर्म पर उसे छोड़ने माँ और बंटी गए थे, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी खड़ी फूफी किस तरीके से आंखों से आंसू बहाए जा रही थी, और बंटी के किस तरीके से उनका हाथ पकड़कर चिपटा हुआ खड़ा रहा उस स्थान पर। बंटी को विश्वास ही नहीं हो रहा था उस क्षण की फूफी सचमुच जा रही है। उसे जब तक फूफी ट्रेन में नहीं चढ़ी तब तक उसे यही लगता रहा कि नहीं, शायद फूफी रुक जाए और ना जाए। और जैसे बंटी इस समय फूफी का जाना उसे बुरा लग रहा था, उसी तरीके से शकुन को भी कहीं ना कहीं फूफी का जाना बुरा लग रहा था। और जाते जाते फूफी ने शकुन से कुछ भी नहीं लिया, हालांकि
शकुन ने ये तक कहा था कि इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी अधिकार है, तुम जो चाहे इस घर से लेकर जाना चाहती हो। लेकिन फूफी ने उस घर से कुछ भी नहीं लिया। फिर भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जाते जाते बंटी की कसम देते हुए 100 का नोट फूफी को दे देना चाहती थी, लेकिन फूफी ने वो नोट नहीं लिया, बल्कि उसके बदले वो शकुन से एक वचन मांगती है कि जिस प्रकार इन दिनों तुमने बंटी को बिसरा दिया है, भुला दिया है, तुम इसके साथ ऐसा मत करना। बिना बाप के रहते ये बिना बाप का बच्चा बन गया है, माँ के रहते ये बिना माँ का बच्चा ना बन जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जाते जाते भी फूफी को बंटी की बहुत चिंता होती है और उसके ये जो वाक्य थे बंटी के अंतःस्थल को छू जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन आती है और उसका हाथ फूफी के हाथ से छूटता चला जाता है, बंटी उस समय जो महसूस कर रहा होता है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। बंटी को उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका पूरा घर ही चला जा रहा है, उसका कोई साथी छूट रहा है, उसके साथ उसके अकेलेपन का कोई साथी उससे दूर जा रहा है और वो इस संसार में अकेला सा रह जा रहा है। फूफी के चले जाने के बाद उसे फूफी की कमी बहुत अधिक महसूस होती है। अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आता है तो माली की बहू उसे आकर खाना देती है, जो उसे बहुत ही नया सा लगता है। उसे रोज़ स्कूल से आने के बाद कपड़े बदलने की आदत है। फूफी उसे कपड़े बदलवाती थी, लेकिन आज न माँ ने उसके कपड़े बदलवाए, न माली की बहू ने उसके कपड़े बदलवाए। उसकी माली की बहू जब उसे खाना देती है तो उसे फूफी की याद आती है कि वो हर रोज़ मुझे फूफी खाना देती थी, आज उसके हाथ से खाना लेना उसे कितना असहज और कितना अस्वाभाविक लग रहा है, ये वो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि फूफी भले ही यहाँ से चली गई है, लेकिन वो इस घर से जा नहीं सकती। उसका तुलसी का वो चबूतरा आज भी यहाँ है, उसकी वो तार भी यहाँ आज मौजूद है जिस पर वो अपने कपड़े सुखाया करती थी। उसकी वो सारी की सारे क्रियाकलाप उसे याद आ रहे हैं जो वो पूरा दिन की करती रहती थी। उसकी वो गतिविधियाँ उसे याद आ रही हैं जो वो सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी। यहाँ तक कि उसे याद आ रहा है कि वो किस तरीके से किस्से कहानियाँ सुनाती थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि किस्से कहानियों की दुनिया में फूफी ने ही उसे पहुँचाया था और कितनी ही कहानियाँ उसने फूफी के मुँह से सुनी थी और वो फूफी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि आज इस घर में भी उसका अंतिम दिन है। स्कूल से लौट कर आने के बाद वो महसूस करता है कि आज जैसे फूफी उससे छूट गई है, आज ये घर भी उससे छूट जाएगा और उसका एक मित्र टीटू भी आज उससे छूट जाएगा। और स्कूल से आने के बाद उसे एहसास होता है कि आज वो नए घर में जा रहा है। आकर वो पूरे घर पर नज़र दौड़ाता है। नज़र दौड़ाते हुए वो देखता है कि इस घर में जो भी बचा कुचा सामान था वो भी आज माँ ने दूसरे घर में पहुंचा दिया है। अब वो देख रहा है कि सारी अलमारियां खाली पड़ी हैं, जिन अलमारियों में उसके खिलौने थे वो खाली पड़ी हैं। उसे अपने पापा की याद आती है कि पापा के दिए हुए खिलौने आज यहाँ नहीं हैं, पापा की तस्वीर आज यहाँ नहीं है। उसे इस वक्त अपने पापा की भी बहुत याद आती है। उसे खाली रसोई दिखाई देती है जहाँ कभी फूफी का अस्तित्व हुआ करता था। वो बर्तन उसे नहीं नज़र आ रहे जिनमें वो खाना खाया करता था। उसे अपने खिलौने नज़र नहीं आ रहे, उसे कुछ भी उस घर में नहीं नज़र आ रहा। उसे पूरा घर, उस घर का हर कमरा, उस घर की हर अलमारी, उस घर की रसोई, सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। ये खालीपन न केवल उसके लिए घर का खालीपन था, कहीं ना कहीं उसका मन भी उस वक्त खाली हो गया था, क्योंकि उस घर के साथ उसका बहुत अधिक जुड़ाव था, जिस जुड़ाव को वो बचपन से महसूस कर रहा था। एक क्षण में उस सामान के चले जाने के साथ उसका वो मन का एक कोना भी कहीं खाली हो गया जो इस घर में कहीं बसता था उसके लिए। इसके साथ ही उसका वो देखता है कि बगीचे में सारे पौधे उसी तरीके से लगे हुए हैं। वो मोटा सा पाइप भी वहीं पड़ा हुआ है जिससे वह पानी दिया करता था। और बंटी बहुत दुखी होता है कि जिस बगीचे को उसने इतने प्यार से सींचा था, आज उस बगीचे को छोड़कर उसे उस घर से चले जाना है। इसके बाद वो ये माली से उसकी माँ ये कहती है कि जो जितने भी पौधे वो वहाँ पहुँचा सके उन्हें पहुँचा दें। और उस समय उसे उस पेड़ की याद, आम के पेड़ की याद आती है जिस पेड़ को उसने लगाया था। और माली ने ये भी कहा था कि जब वो माली से पूछता था कि ये पेड़ कब बड़ा होगा, कब इसमें फल आएंगे, तब ये कहा, माली उसे जवाब देते थे कि जब तुम जवान होगे तब ये पेड़ भी जवान होगा, जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब इस पे फल भी आएंगे।
तो वो चाहता था कि वो पेड़ भी उसके साथ चला जाए, लेकिन उस समय वो उन्हें साथ लेकर नहीं जा पाता था। लेकिन साथ ही साथ वो कई दिनों से मम्मी से ये भी सुन रहा था कि वहाँ जो बगीचा है उसे भी तुम्हें ही संभालना है, उसे भी तुम्हें ही सजाना है, जैसे तुमने इस बगीचे को संभाला था। लेकिन माँ ये नहीं समझती कि इस बगीचे के साथ जो उसका लगाव है वो उस बगीचे के साथ वह जोड़ पाएगा या नहीं, वह कह नहीं सकता, क्योंकि वह वो लगाव उस घर से भी महसूस नहीं करता, तो उस बगीचे में वो किस तरीके से सहजता महसूस कर पाएगा ये वह नहीं समझ पाता। इसी बीच वो देखता है कि मम्मी नए घर में जाने के लिए कितनी उत्सुक है, कितनी प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता उसे इस तरीके से वो देखता है कि माँ आज उसी तरीके से इस समय भी तैयार है जिस तरीके से वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं। वो उसको नज़र आता है अपनी माँ की मांग में भरा हुआ सिंदूर, जो कि डॉक्टर जोशी से शादी करने के बाद वो लगातार लगाती थी, और उसे वो बहुत ध्यानपूर्वक देखता था कि माँ में ये एक बड़ा परिवर्तन है कि अब वो सिंदूर लगाने लगी है। और इस तरीके से फिर उसके बाद जो है उनको ले जाने के लिए डॉक्टर जोशी की गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठकर बंटी और शकुन, बंटी की माँ, जाने लगते हैं। बंटी गाड़ी की खिड़की वाली सीट पर बैठकर पीछे मुड़कर अपना बगीचा, अपना घर देखता चला जाता है। और जिस प्रकार गाड़ी आगे बढ़ती है उसे ऐसा लगता है कि घर भागता हुआ उसके पीछे आ रहा है, और बहुत दूर तक आते आते कहीं थक कर वहीं रुक गया है और उसका घर पीछे छूट गया है। बंटी किसी और दिशा की ओर बढ़ गया है। इस अध्याय में यही सारी बातें जो है बताई गई हैं। यह अध्याय दूसरे अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा छोटा अध्याय है, लेकिन इस अध्याय में बंटी के जिन भावों को उपन्यासकार ने इसमें प्रस्तुत किया है वो अपने आप में बहुत संवेदनशील हैं। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ये जो बंटी के भाव इसमें प्रस्तुत किए गए हैं वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक कहीं ना कहीं भावों से भर देता है। तो इस अध्याय में इतना ही। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।